नमस्कार दोस्तों। एक सांसद में, एक नेता में क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए? एक बेटे में, एक मां में, एक बच्चे में क्या रिश्ते होने चाहिए? कैसा दर्द होना चाहिए? यदि ये देखना हो तो आप देखिए। कल राहुल गांधी काशी में थे और जब वो काशी में थे तो अथाह भीड़ से घिरे हुए थे। तभी उनके फोन पर एक संदेश आता है कि राहुल भैया, हम बहुत परेशान हैं। यहां पर तमाम जंगली जानवर लगातार हमला कर रहे हैं। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। देखिए क्या होगा। राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही इस तरह की घटनाओं को लेकर एक चिट्ठी लिख करके आए थे वहां के मुख्यमंत्री को कि वायनाड के लोग इस तरह के संकट का शिकार हैं, उनकी मदद कीजिए, कदम उठाइए। बहरहाल लोगों के जीवन जरूरी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। 1 महीने में 3 लोग मर गए थे। राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने वही घोषणा की कि मैं यात्रा रोकता हूं। उन्हें भदोही जाना था, उन्हें गंगा पे बात करनी थी, उन्हें और चीजों पे बात करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो अब सब बाद में होगा। पहले जरूरी है मेरे लोगों ने, जिन्होंने मुझे चुना है, वो आज तकलीफ में है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो तुरंत वायनाड के लिए निकल गए और जल्दी जल्दी उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली आए। दिल्ली से उन्होंने फिर वायनाड गए। वायनाड में जाकर के रात में ही उन लोगों से मिले, सारी बात समझी, फिर और लोगों से डिस्कस किया, विशेषज्ञों से बात की और उसके बाद में जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दी कि कल सुबह सुबह जल्दी मीटिंग करनी। जिला प्रशासन के अफसरों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीटिंग रखी। वहां पर राहुल गांधी ने इस समस्या पे बात की। इसके लिए कहा जो मेरे फंड से जरूरत है वो लीजिए, और जो मदद है हमारी पार्टी के लोग करेंगे। आप सरकार की तरफ से भी मदद कीजिए और करके इस क्षेत्र के लोगों को बचाइए। अफसरों ने तमाम सूचनाएं दी, जानकारी दी। राहुल गांधी ने वहां के मुख्यमंत्री को फोन किया, उन्हें बताया और उनसे भी आग्रह किया और कहा कि आप जल्दी से जल्दी इन लोगों को मुआवजा दिलाइए, मदद करिए। We've been facing now these tragedies that are coming out of man-animal conflict for some time, and in the last few days there have been a larger number of them. So I cut short my Bharat Jodo Nyay Yatra and came here to speak to the people who lost their family members, to condole with them, and also to speak to the administration here. We've told the administration that they need to pay the compensation quickly and effectively and not delay the compensation that has been happening over the last couple of months. फिर पत्रकारों से बात की, पत्रकारों से भी इस बात को लेकर के रखा और उसके बाद में वो तुरंत उन्होंने फिर फ्लाइट पकड़ी और इलाहाबाद पहुंचे, यानी जो आज का प्रयागराज है वहां पहुंचे और पहुंचकर सीधे जहां से यात्रा आज आनंद भवन से शुरू होनी थी वहां पहुंच गए। यानी आप देखिए कि कल भी वो पूरे दिन लोगों के साथ रहे, फिर यात्रा करते रहे, फिर रात भर मीटिंग करते रहे, फिर सुबह मीटिंग करी, फिर फ्लाइट पकड़ के आए और फिर आकर के यात्रा में लग गए। आज प्रयागराज में मजमा था, इतनी भीड़ जो प्रयागराज के इतिहास को एक नया इतिहास दे रहे और राहुल गांधी आगे बढ़ रहे। इतनी भी लोग अचंभित थे, राहुल गांधी भी उनका प्यार देखकर अचंभित,
इसके पहले मैं बात करूंगा कि वाराणसी में क्या हुआ, क्योंकि वाराणसी इसलिए जरूरी है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं। ये वही वाराणसी है जहां कोविड के दौरान लोग मर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने बंगले में ऐश कर रहे थे और उनके पास वक्त नहीं था कि बनारस के लोगों को जाकर के मदद दे दें, सांत्वना दे दें। वहां पे तमाम बड़े बड़े लोग, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक तक का निधन हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी को उनके लिए वक्त नहीं मिला। और यही स्थिति थी उस वक्त में। राहुल गांधी अपने वायनाड के लिए भी काम कर रहे थे और उनकी बहन उत्तर प्रदेश के लिए भी काम कर रही थी। रायबरेली हो या अमेठी हो, उन सारे क्षेत्रों के लिए काम कर रही थी। उन्होंने इसके लिए मदद छत्तीसगढ़ से भी भिजवाई, जहां उनकी सरकार थी, हर तरह से मदद की। तो वही राहुल गांधी जब कल बनारस में थे, तो बनारस में वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। शिव के भक्त हैं, शिव से उनका अथाह प्रेम है, और जब वहां उनके दर्शन करने गए तो सरकार इतनी डर गई थी उनके प्रशंसकों, उनको चाहने वालों को देख के, कि उसने उनके लिए कैमरे बंद कर दिए, उनके लिए तमाम सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और ये पहली बार हो रहा था। तमाम लोग जो है वहां पर कैमरे फोटो खींचते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए फोटो कैमरा सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया। बहरहाल राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरे और अंदर चले गए, अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख दिया। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला वहां आई और पुलिस की वहां तैनात सिपाही से पूछा कि का बचवा राहुल यही गाड़ी से आयल हुआ? तो उसने कहा हां मां, यही से आयल। और उसके बाद में वो दादी मां उस गाड़ी को सहलाने लगी जैसे वो राहुल गांधी के सिर को सहला रही। गजब की स्थिति थी। इसे प्रेम कहते हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने विधिवत पूजन अर्चन किया, बाहर निकले। गाड़ी से जब निकले तब तक वह स्थिति हो गई थी, पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। अथाह लोग उनके लिए जुटे थे, वो भीड़, वो मजमा। राहुल गांधी ने सबसे बात की, सबसे चर्चा की, फिर अपनी बात रखी। वो गाड़ी में ही बैठे बैठे वहीं से उन्होंने माइक से सबको संबोधित किया, उनके दर्द को बयां किया। बहरहाल आज जब वो प्रयागराज पहुंचे थे, तो प्रयागराज में जो इस समय सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले कांग्रेस पार्टी में थी। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बनाया था उत्तर प्रदेश का, और यही नहीं, उन्हें विधायक बनाया था, उनके भाई को विधायक बनाया, उनके भाई को मुख्यमंत्री बनाया, उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाया, उनके पिता को राजनेता बनाया। वो हेमंती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता जोशी बहुगुणा, और उन्हें नौकरी दी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। वो कहती हैं, देखिए उनकी यात्रा का कोई असर नहीं है। इस समय लोगों का मन पूरा मोदी में हो चुका है। मोदी जी को ही जीत मिलेगी और भयंकर जीत मिलेगी। हम लोगों को 400 से ज्यादा सीटें आएंगी, मतलब 450 भी आ सकती हैं। तो राहुल जी तो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, घूम रहे, उनको घूमने दीजिए। अब आप सोचिए, जब वो ये कह रही थी बड़ा अजब सा लग रहा था, क्योंकि कभी तो उनके पास आज जो कुछ है वो कांग्रेस का दिया हुआ है, और आज वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब पहुंचे तो अथाह भीड़, वो आई, उसने अपनी बात रखी कि 69,000 पद खाली पड़े हैं, और वो टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, उन पर भर्ती नहीं हो रही। 10 लाख युवा आवेदन करके परेशान है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, और न जाने क्या क्या। पुलिस की भर्ती निकली, 48 लाख लोगों ने आवेदन किया। अब आप सोचिए, इस तरह की स्थिति हो प्रदेश में, भूखमरी, बेरोजगारी और न जाने किन किन से ग्रसित हो। लोगों ने अपने दर्द बताए। रात को राहुल गांधी ने भदोही से आए, जहां वो जा नहीं सके थे,
वायनाड में जाने के कारण। भदोही से अपनी गाड़ी से लेकर के वहां के कारीगर, उनके साथ चर्चा की। उनके साथ चर्चा करने के बाद में उनसे कहा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं और उसके लिए करने की बात करी। वो कालीन के कारीगर, वो साड़ी के कारीगर और तमाम सारे लोग जो बनारसी साड़ी बनाते हैं, उन सब से उन्होंने बात की, दस्तकारों से बात की। उसके बाद में प्रयागराज में वहां बेरोजगार युवाओं से, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से बात की और वो संगम पे पहुंचे। अथाह भीड़, लग रहा था आज गंगा जमुना सरस्वती का संगम राहुल गांधी की इस यात्रा में हो रहा है। वो देखने को मिला। जब यह देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से सुखद अनुभूति होती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से सब कुछ लेकर भी गद्दारी करने वालों के लिए क्या कहें? उसके लिए तो शब्द नहीं, लेकिन राहुल गांधी के लिए जरूर शब्द है। एक मां चाहती है मेरा राहुल गांधी जैसा बेटा हो, जो इतना प्यार करे, जो मैं कहूं कि बेटा तेरी नानी बीमार है तो बार बार दुनिया उसके बारे में कुछ भी कमेंट करे, क्यों राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सबकी परवाह किए बिना वो अपनी बीमार नानी का इलाज कराने उनके साथ में, उनके समय में उन्हें अकेले नहीं छोड़ता है, बार बार जाता है। वो राहुल गांधी जो देश में आता है तो देश के लोगों के लिए सोचता है, उनके लिए करने की उसकी मंशा है। जो कह देता है वो करता है, जवान का भी पक्का है और सच्चाई की मूर्ति है। वो राहुल गांधी जहां का सांसद है वहां के लिए 24 घंटे सोचता है। वो राहुल गांधी जो जनता से जुड़ता है। ऐसे राहुल गांधी को कौन नहीं चाहता? तो जब इतना चाहता है तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राहुल गांधी के लिए कब्र खोदना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं वो रह के पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए काम कर रहे होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया होता है। इस समय प्रत्यक्ष उदाहरण कमलनाथ है, जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी ने कानपुर से लेकर के गई थी और छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश के चुनाव लड़ाया था और कहा था ये मेरा तीसरा बेटा है। राजीव गांधी के साथ सिर्फ वो दून स्कूल में पढ़े थे, इस बात का इनाम था। और तब से आज तक वहां उनका साम्राज्य बन गया। जब पहुंचे थे तो एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के बेटे थे और आज देश के सबसे अमीर राजनीतिज्ञ हैं। तो यह समझ सकते हैं वहां उन्होंने जितना कमाया, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। मंत्री बनाया, एक बार नहीं, 1991 से लेकर जब जब कांग्रेस सत्ता में रही उन्हें मंत्री बनाया। हवाला कांड में जब उनका नाम आया तो उन्हें कहा गया कि आपको अभी टिकट नहीं दिया जाएगा, तो उनकी पत्नी को टिकट दिया, अलकानाथ को, उन्हें सांसद बनाया। उसके बाद में उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तीफा करा के, सीट खाली करा करके खुद लड़ने का प्लान किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुंदरलाल पटवा से चुनाव हार गए। वही सुंदरलाल पटवा जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन बाद में फिर जब 2004 में सरकार आई तो वो मंत्री बने और लगातार मंत्री रहे 10 साल, जब तक कांग्रेस की सरकार। 9 बार लोकसभा का टिकट उन्हें दिया, एक बार उनकी पत्नी को दिया, फिर उसके बाद उनके बेटे को दिया। और स्थिति देखिए, जब राज्य में सरकार बनाने की बारी आई तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे नाराज हो गए कि हम राहुल गांधी के इतने खास मित्र हैं लेकिन कमलनाथ को सब मिल रहा है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जो कुछ है उनको बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है। एक कर्ज में डूबा हुआ राजघराना, उसको किस तरीके से मदद करी, किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से सांसद बनने के बाद से लेकर जब तक कांग्रेस सरकार रही मंत्री रहे, और उसके बाद जब वो चुनाव हार गए 2019 में तो वो भी भाग लिए और पहुंच गए और उन्होंने भी पार्टी तोड़ी, कमलनाथ की सरकार गिरवा दी। कमलनाथ ने सरकार बचाने के लिए भी गंभीरता नहीं दिखाई।
और फिर जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को जितवाने के लिए काम करने की बजाय सिर्फ अपने बेटे को जितवाया और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हरवा दिया। कांग्रेस को बदले में यह दिया कमलनाथ। फिर 2023 में जब अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस को बुरी तरह हरवा दिया, सिर्फ अपने छिंदवाड़ा क्षेत्र में जितवाया, बाकी पे काम ही नहीं किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां आते थे वहां बस शकल दिखाते थे, उसके अलावा नहीं दिखते थे। प्रदेश अध्यक्ष का भी पद चाहिए, नेता का भी पद चाहिए, सब पद चाहिए। अब जब राहुल गांधी ने 2019 में नैतिकता की बात करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने कोई पद नहीं लिया, सोचिए, लेकिन कमलनाथ पद से चिपके रहे और हर बार उनके मनोभावनाओं को सिर्फ इस आधार पर प्रभावित करते रहे कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। आज वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में लग गए हैं। वही राहुल गांधी हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो न पद के लिए भूखे हैं न कुछ और। पार्टी बढ़े, देश के लोग बढ़े, देश के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, तमाम सब चीजों के लिए सोचते हैं। लड़कियों को सुरक्षा मिले, किसानों को उनका हक मिले, मजदूरों को उनका हक मिले और इस देश में समरसता आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई लड़ाई ना हो, गंगा जमुनी संस्कृति हो जिसमें तीनों धाराएं एक साथ मिले और सब एक साथ रहे, प्रेम से रहे, देश आगे बढ़े, हर कोई आगे बढ़े। तो यह अंतर है, कोई खुद के लिए बढ़ना चाहता है, कोई देश के। और इसके बाद में कांग्रेस तोड़ने वाले लोग लगे। तो देखिए गद्दार कौन है। गद्दारों को पहचानने की बेहद जरूरत है, उनकी भी जरूरत है जो खुद को विपक्ष कहते हैं लेकिन गद्दारी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने विधानसभा में जबरन, उनका पूर्ण बहुमत है लेकिन फिर भी विश्वास मत का ड्रामा किया और फिर क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव बनाने के लिए कहा कि 2019 में हम उन्हें हराएंगे, यानी 2019 तक वो सत्ता में रहेंगे, 2024 में वो जीत रहे हो। ये उसी तरीके से है जैसे ममता बनर्जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी 40 सीट भी नहीं जीतेगी। नीतीश कुमार भाग गए। इसी तरीके से बीजू जनता दल जिस तरीके से फर्जी विरोधी दल बनता है और भाजपा के साथ गलबहियां डालता है, उधर वाईएसआर रेड्डी की पार्टी का हाल आप देख रहे हैं, जगन रेड्डी। उधर आप देखिए जिस तरीके से बीआरएस करती है, उधर ओवैसी करते हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी करती, इस तरीके से तमाम सारे, जैन चौधरी करते हैं, फारूक अब्दुल्ला करते हैं। इस तरह के तमाम फर्जी विपक्ष खड़े हो गए हैं जो इस देश में जहर बो रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने में लगे। निश्चित रूप से चिंताजनक। ऐसे में एकमात्र उम्मीद की किरण दिखाई देता है, वो है राहुल गांधी। वो रोशन करता है, वो अपने लोगों का दर्द समझता है, उनके लिए लड़ना चाहता है, उनके लिए करना चाहता है। इसीलिए राहुल गांधी सबके प्यारे, इसीलिए वो बुजुर्ग दादी उनकी गाड़ी को सहलाती हैं और कहती हैं, बेटवा